वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज हम वसंत भाग 2 के पाठ 10 अपूर्व अनुभव को करने जा रहे हैं। अपूर्व अनुभव इस विषय से ही इसका अर्थ क्या है? अनोखा अनुभव। ये अनोखा अनुभव जो है हर बच्चे के जीवन में, अपने बचपन में या विद्यालय में या अपने घर पर कहीं भी हो सकता है। तो इसी अनुभव को जो जापान की लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी, इन्होंने ये लिखा और ये एक संस्मरण यानी यादगार है। इसको जापानी भाषा में मूल रूप से लिखा गया था और बाद में इसका अनुवाद पूर्वा याज्ञिक खुशवाहा इन्होंने इसका अनुवाद करके और आज आपके सामने ये पाठ प्रस्तुत है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो-चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो जो ये कहानी में तोतो-चान और यासुकी-चान हैं, ये जिस विद्यालय में पढ़ते हैं जापान के, वहाँ पर एक तरीके की परंपरा थी कि हर बच्चे को एक पेड़ उसे दिया जाता था जिस पर वो अपनी इच्छा से जब भी चढ़ना चाहे और वहाँ पर बैठकर प्रकृति का नज़ारा ले सकता था। अब जो यासुकी-चान है उसके संग कुछ परेशानी थी, जैसे कि उसका पैर ठीक नहीं था, उसको पोलियो था। इसलिए उसको पेड़ पर चढ़ना या पेड़ पर चढ़ने का न्योता देना ये उसके जीवन में कभी नहीं हुआ। तो उसी यासुकी-चान को तोतो-चान चढ़ाना चाहती थी। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। ये तोमोए एक स्थान बताया है जहाँ पर जो है बाग के अंदर जो भी पेड़ होते थे वहाँ पर सभी बच्चे ये मानते थे ये मेरा पेड़ है जहाँ पर मैं चढ़ता हूँ। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तो ये एक सड़क का नाम बताया है कुहोनबुत्सु, वहाँ पर उस सड़क के पास ही इसका पेड़ भी पड़ता था। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। यानी 2 शाखाएं थीं जहां पे 2 शाखाओं के मध्य आराम से बैठकर पेड़ पर चढ़कर आनंद लिया जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। यहाँ तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। उसको बहुत मज़ा आता था उस पेड़ पर चढ़ने पे। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी-चान को पोलियो था। अब ये देखिए वही यासुकी-चान है जिसे जो है तोतो-चान अपने पेड़ पर न्योता देती है चढ़ने का, पर उसे चढ़ाएं कैसे? ये देखिए, अब जब उसे पोलियो था इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर
यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। अब ये बात या तोतो चान ने सोच तो ली कि उसे पेड़ पर चढ़ाना है, मगर उसने अपने किसी भी बड़े को बताया नहीं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेनचोफू जा रही है। अब देखो, कह के तो ये गई कि यासुकी चान के घर जा रही है, जो कहाँ था, डेनेनचोफू में। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। जब भी बच्चे कोई बात अपनी माँ से छुपा रहे होते हैं तो वो सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते। यही कुछ तोतो चान के साथ हुआ। उस दिन उसने ठाना हुआ था कि मैं आज जो है वो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर उसको भी आसमान और सड़क दोनों का नज़ारा करवाऊंगी। वह अपनी नज़रें जूते के फीतों पर ही गड़ाए रही, नीचे देखती रही, ऊपर नहीं देखा उसने। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। उसने बता दिया कि आज मैं जो है वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। अब ये जो यासुकी चान था वहीं पर ही मैदान में क्यारियों के पास खड़ा हुआ था। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे, मतलब वो अपने पैरों को सहारा दे दे के सरक सरक कर घिसट कर चल रहा था। तोतो चान उत्तेजित थी, उसे बहुत ज़्यादा उमंग था कि इस बात का उत्साह था कि आज वो जो करने जा रही है, जो उसके दिल में है, तो इसके लिए वो बहुत उत्साहित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता नहीं था। बच्चों के लिए छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत मायने रखती हैं। तो यहाँ पर उसके लिए वो आज एक बहुत बड़ा दिन था जिसके लिए वो प्रयास कर रही थी। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। अब उसने सोचा कि चलो वहाँ तक तो पहुँच गए, पेड़ तक, अब इस पे चढ़ा कैसे जाए। तो इसके लिए वो चौकीदार के जो है जहाँ पे वो रहता था उसको छप्पर बोला है, वहाँ पे गई। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, उसने रात में ही सोच लिया था कि पहले जाऊंगी चौकीदार के जो है छप्पर के पास से, वो जो है क्या वहाँ से कोई सीढ़ी लानी थी। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। जहाँ पे 2 बड़ी बड़ी टहनियाँ डालें थीं, वहाँ तक पहुँचना था, तो वहाँ उसने एक सीढ़ी लगा ली। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब उसने जो है उसे ऊपर चढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। पोलियोग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनके पैर पहले ही काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो वही यासुकी चान के साथ हुआ और वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ ही नहीं पा रहा था। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्का मारने लगी, पर
तो चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने निराश होकर ये मान लिया सिर झुकाकर कि वो नहीं चढ़ पाएगा। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करें। यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। वो दिल से चाहती थी कि एक बार यासुकी चांद पेड़ पर चढ़ पाए। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। उसने पहले जो है उसे हंसाने की कोशिश करी कि जिससे कि उसकी उदासी दूर हो जाए, और फिर वो कोशिश करे दोबारा। फिर वो कहती है, ठहरो, एक बात सूझी है। फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। ये दूसरी प्रकार की सीढ़ी थी जिसमें सहारा लेने की आवश्यकता नहीं थी। दो तरफ जो तिपाई सीढ़ी होती है उस पर चढ़ना आसान था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। ठीक वहां पर जहां पे दो शाखाएं मिलती हैं वहां पर इतनी ऊंची थी ये तिपाई सीढ़ी। फिर वो कहती है, देखो अब डरना मत। उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। ये मतलब सीढ़ी गिरने का कोई डर नहीं है, इसलिए डरो मत और सीधे सीधे चढ़ सकते हो। यासुकी चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चांद की ओर देखा। उसने देखा कि तो चांद कितनी मेहनत कर रही है उसे चढ़ाने के लिए। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और अब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, गर्मी बहुत थी और भरी दोपहरी में वो चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। उठा उठा के उसके पैर को वो रखती जा रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने लगी। अब तो चांद जो है वो बिल्कुल सोच में पड़ गई कि अब क्या करा जाए, कैसे इनको जो है वो अब इस सीढ़ी से उस द्विशाखा पर बिठाया जाए। उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही। वह बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें एक पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते
अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता, क्योंकि जब वो उसे खींच कर बिठाने की कोशिश कर रही थी तो वो ऊपर से गिर भी सकता था। उसे वे सच में जोखिम उठाते हुए दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। इस बार यासुकी चान ने ये भरोसा दिखाया कि तोतो चान जो भी प्रयास कर रही है उसे ज़रूर जो है वो पेड़ पर चढ़ाकर दिखाएगी। और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर बैठे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने तो अपने जीवन में भी नहीं सोचा था कि कभी पेड़ पर चढ़ पाएगा। तो यासुकी चान के लिए जो तोतो चान ने किया वो बहुत ही अपूर्व था। यही था एक अपूर्व अनुभव उसके लिए। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय ये तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोच रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। पर इस कहानी में जो मुख्य संदेश देना चाहती हैं जो इसकी लेखिका तेत्सुको कुरियानागी, कि हमें कभी भी उम्मीद से हारना नहीं चाहिए, हमें अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कुल मिला के अपूर्व अनुभव का जो सार है वो इस प्रकार है। ये कहानी जो है मूल रूप से जापानी भाषा में है, जिसमें तोमोए में पढ़ने वाले, तोमोए एक स्थान है जहाँ पे ये बढ़ते हैं तोतो चान और यासुकी चान, दो जापानी बच्चे, और इनका संघर्ष दिखाया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था और वह उनकी निजी संपत्ति होती थी। अब तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है और यासुकी चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन वुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। ये एक बहुत ही खतरे का काम था जो तोतो चान ने किया था। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचना जा सकता था। वह झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय
या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती थी। वहाँ से वह दूर आकाश को और सड़क पर जाने वाले लोगों को देखती थी। तो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है। वह अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। तो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि यासुकी चान के घर जा रही है। वह यासुकी चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ पर पहुंचती है। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। तो चान चाहती थी कि अब यासुकी चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित था। उसको भी बहुत इच्छा थी कि वो चढ़े। और तो चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई और वहाँ पर चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठा कर ले आई। तो चान चौकीदार के छप्पर से ये एक सीढ़ी घसीट कर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है। वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तो चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाई सीढ़ी घसीट लाती है। पसीने से लथपथ तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तो चान उसको एकाएक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी चान भी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर पहुंच सकता है। तभी तो चान को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि यासुकी चान पेड़ के पास तो पहुंच गया था, किंतु पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। तो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। अब भी उसने हार नहीं मानी। तो चान यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। यह एक खतरे से भरा काम था। यासुकी चान को तो चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो जाती है। पसीने से लथपथ तो चान सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे और यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम अवसर था। पहला इसलिए कि तो चान ने ये कोशिश की, और अंतिम अवसर इसलिए कि फिर इसके बाद किसी और ने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की थी। तो ये एक अंतिम अवसर भी था। तो इस प्रकार आपने जाना अपूर्व अनुभव, यानी इस अनोखे अनुभव को, जो कि इस जापानी भाषा में लिखे गए संस्मरण से हमें पता चलता है। और इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए पूरा प्रयास करें और ये विश्वास रखें कि आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आपको मदद भी करनी चाहिए। तो मैं यहीं पर विराम लेती हूँ। धन्यवाद।